आइए दोस्तों समझते हैं बहुपद चैप्टर को। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। जैसे सबसे पहले समझेंगे चर और अचर। तो चर का मतलब होता है गणित में ऐसे मान जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करते हैं, और अचर क्या होते हैं जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है y बराबर 2x प्लस 1। अब इसको हम आपको समझाएंगे इसमें क्या चर है क्या अचर है। यदि हम x बराबर 2 लें, x बराबर सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 2 गुणे x की जगह 0 प्लस 1 आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 0 प्लस 1 अर्थात y बराबर मान आ जाएगा 1। उसी प्रकार से यदि x बराबर 1 लें तो हल करने पर 2 गुणे x की जगह 1 प्लस 1 आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y बराबर 2 प्लस 1 आगे हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 3। यदि हम x बराबर 2 लें तो y बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो y बराबर 4 प्लस 1 और y का मान निकल के आएगा 5। तो हमने देखा कि सबसे पहले मैंने x का मान लिया 0 तो y का मान मिला 1। फिर मैंने x का मान लिया 1 तो y का मान मिला मुझे 3। फिर उसके बाद मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान मिला 5। अर्थात हम कह सकते हैं जिस तरीके से मैंने x को बदला अपने आप y बदलता चला गया। जैसे कि मैंने x का मान 0 से 1 किया तो उसी प्रकार y का मान 1 से 3 हो गया। x का मान मैंने बदलकर 1 से 2 किया, y का मान बदलकर 3 से 5 हो गया। तो हमने देखा कि x जैसे जैसे बदला y स्वतः वैसे वैसे बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि y का मान x के मान पर निर्भर करता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जो मान ऐसे मान जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करते हैं चर कहलाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः y का मान x राशि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः y क्या हो जाएगा, y एक चर राशि हो जाएगी। अतः y एक चर होगा, चर राशि होगी। अब यदि इसी प्रकार y के मान को बदलें तो x स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। माना यदि हम y बराबर 1 लें तो y बराबर 2x प्लस 1 में अगर हम मान इसका रखें y बराबर 1 तो क्या होगा देखते हैं। y की जगह 1 रखने पर 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 1 आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अर्थात 0 बराबर 2x। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 2 रखें तो y की जगह जब 2 रखेंगे तो मिलेगा 2 गुणे x प्लस 1 पक्षांतर करेंगे
तो एक जब इधर लाएंगे तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर इधर क्या बचेगा 2x। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इसके बटे में आ जाएगा तो आएगा 1/2 बराबर x। तो हमने देखा कि x का मान क्या मिला 1/2। उसी प्रकार यदि हम y बराबर 3 रखेंगे तो y की जगह 3 रखने पर तो 2 गुणे x प्लस 1 इधर जाएगा तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बराबर क्या बचेगा इधर 2x। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इसके नीचे जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर हम देखें इस बात को कि y के मान को मैंने बदला तो x का मान स्वतः बदलता चला गया। जैसे y का मान मैंने पहले 1 लिया तो x का मान आया 0। जब मैंने y का मान 2 लिया तो स्वतः x का मान 1/2 आ गया, जो कि मान बदल गया। उसी प्रकार जब मैंने y का मान 3 लिया तो x का मान 1 आ गया। तो हमने देखा कि x का मान y पर निर्भर करता है, x का मान y पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि x एक चर राशि है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x का मान y राशि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः x एक चर राशि होगी। तो हमने देखा कि सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर रहती हों, एक को बदलने पर दूसरी बदल जाए या दूसरे को बदलने पर पहली कोई बदल जाए, तो वो राशियां क्या कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कौन सी होती हैं, जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करें, वो कहलाती हैं अचर राशियां। तो जैसे एक समीकरण मैंने लिया था y बराबर 2x प्लस 1, तो मैंने देखा कि चाहे x को बदला और चाहे y को बदला, लेकिन क्या 2 का मान कहीं पर भी बदला, 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी 2 ये है, 2 है, 2 है। उसी प्रकार से मैंने देखा कि एक जो है, एक भी कहीं नहीं बदला, हर एक चाहे x को बदला और चाहे y को बदला। तो हमने देखा 2 और 1 ऐसी राशियां हैं जो किसी के बदलने पर नहीं बदल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 और 1 है वो क्या हो जाएगी, अचर राशि हो जाएगी। लिखेंगे चूंकि समीकरण y बराबर 2x प्लस 1 में राशि 2 तथा 1 नहीं बदल रही हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में नहीं बदल रही हैं, अतः 2 तथा 1 अचर राशियां होंगी। अब कोई भी समीकरण हो जिनमें कोई राशियां अगर बदलती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, चर राशियां। अगर नहीं बदलती हैं तो क्या कहलाएंगी, अचर राशियां। अतः चर राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। और अचर राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, अचर राशि कहलाती है। आइए अब समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक कहते हैं जब चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं, चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बना हुआ व्यंजक
बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक बार फिर समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं, इस शब्द को याद रखिएगा। गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं? जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ, ये कहलाती हैं गणितीय संक्रियाएं। तो चर और अचर, चर को कह सकते हैं अक्षर या प्रतीक, अचर को कह सकते हैं जैसे संख्याएं या अंक। चर और अचर गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के संयोग से बना हुआ व्यंजक क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे लिया है 2x + 3। तो इसमें अगर हम देखें 3 और 2, ये दोनों के दोनों क्या हैं? अचर राशियां हैं। और x ये क्या है? एक चर राशि है। और ये प्लस का चिन्ह जो बना है ये क्या है? एक गणितीय संक्रिया है। तो ये मिलकर क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यह एक चर है, 45 एक अचर संख्या है, x और y चर संख्याएं हैं, y z ये भी चर है और 3 क्या है? अचर है। फिर देखें प्लस गणितीय संक्रिया है, माइनस गणितीय संक्रिया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बना जा करके? बीजीय व्यंजक बना जा करके। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5x y z, ये भी एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 5 एक अचर संख्या है, x y z चर राशियां हैं। अगर हम देखें तो इनके बीच में गणितीय संक्रिया कौन सी है? तो गुणा है। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणे x गुणे y गुणे z। तो हम कह सकते हैं कि 5 एक अचर राशि है, x y z चर राशियां हैं और इनके बीच में जो गणितीय संक्रिया है वो कौन सी है? गुणा है। अतः 5x y z क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 4x y स्क्वायर माइनस 3x + 2y + 5x। तो हम देखेंगे यह भी एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे √3x + y स्क्वायर, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। √5y + 1/2 y³ माइनस 3/2 √x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अतः हम कह सकते हैं चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के संयोग से बनने वाला व्यंजक ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। आइए अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है थोड़ा सुनते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धन पूर्णांक हो। चर की घात चर, अभी मैंने आपको समझाया है पीछे चर क्या होते हैं। तो चर जैसे प्रतीक अर्थात अक्षर x y z a b c d। तो चर की घात धन पूर्णांक हो, क्या हो? धन पूर्णांक। हम समझते हैं धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, फिर समझते हैं धन पूर्णांक क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्णांक की, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, इस प्रकार से अनंत तक। अगर हम इधर की बात करें तो -1 -2 -3 फिर डैश 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 अनंत। तो ये कहलाएंगे पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन कहा गया है कि धन पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात 0 1 2 3 4 5 इनको लेना है। अर्थात कोई भी बीजीय व्यंजक लीजिए, बीजीय व्यंजक अभी मैंने बताया आपको, ये सबके सब बीजीय व्यंजक दिए हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक लीजिए
और चर की घात कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए, तब वो बीजीय व्यंजक ही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया है 2x + 3, तो यह एक बहुपद है। उसके बाद मैंने लिखा था x² प्लस का 45 xy² माइनस का 3yz², तो यह भी एक क्या है, बहुपद है। लेकिन अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लिखा था √3x, ये अंडर रूट के अंदर ही है, प्लस y², तो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है जिस पर ये अंडर रूट होता है उसकी घात होती है 1/2। अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की घात 1/2 गुणे x की घात 1/2 और प्लस y की घात 2। तो मैंने देखा, क्योंकि परिभाषा में क्या बताया गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर एक चर ऐसा दिया गया है जिसकी घात जो है वो पूर्णांक नहीं है, धन तो है पर पूर्णांक नहीं है, तो अतः ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे √3x प्लस 1/2 y² प्लस 3z², तो यह एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि x की घात 1 है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। x की घात 1 है, y की घात 2 है और z की घात 2 है, अर्थात सबकी घात क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। अच्छा, इसको बताइए, √y² प्लस y², यह एक बहुपद है या नहीं है? चलिए देखते हैं इसको। y की घात 2, अब इस पर अंडर रूट लगा होने का मतलब इसकी घात है 1/2 प्लस y की घात 2। अगर हम देखेंगे तो घात पर घात की गुणा होती है, तो गुणे से 2 और 2 कट जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा y की घात 1 प्लस y की घात 2। अतः हम देखें तो चर की घात 1 है जो कि पूर्णांक है, वो भी धन पूर्णांक है। उसी प्रकार अगर देखें दूसरे चर y की घात 2 है, ये भी धन पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अतः हम इस वाले बीजीय व्यंजक को कह सकते हैं कि यह बहुपद है। आइए अब हम कुछ विशेष बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला नोट पॉइंट समझते हैं, वो क्या है, लिखा है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। सभी प्रकार के बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में देखा था और हम कुछ एग्जाम्पल लेकर अभी फिर बताएंगे। तो और एक पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं। वो ये है कि यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात, यदि किसी बीजीय व्यंजक बता रहे हैं, बहुपद नहीं, बीजीय व्यंजक की घात ऋणात्मक अथवा भिन्नात्मक है, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, पर सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो हम इसको प्रूव करते हैं, समझते हैं थोड़ा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि x² प्लस √3x प्लस x प्लस 2, तो हमने देखा यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर है, अचर हैं और साथ में गणितीय संक्रियाएं भी हैं, तो अतः बीजीय व्यंजक तो है। लेकिन हम चेक करते हैं क्या यह एक बहुपद है। बहुपद को चेक करने के लिए 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहली बात, चर की घात धन पूर्णांक हो। दूसरी बात, घात ऋणात्मक ना हो। तीसरी बात, घात भिन्नात्मक ना हो। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि बहुपद चेक करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली बात, चर की घात क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक। दूसरी बात, चर की घात ऋणात्मक ना हो। तीसरी बात, चर की घात भिन्नात्मक भी
ना हो। तो समझते हैं। तो यह एक बीजीय व्यंजक लिखा है, अर्थात यह एक बीजीय व्यंजक है। अब हम चेक करेंगे यह एक बहुपद है या नहीं है। तो मैंने देखा इस चर की घात कितनी है, 2 है, ये धन पूर्णांक है। लेकिन फिर अगर हम इस वाले पद को हल करें तो देखेंगे, इसको आगे हल करें तो ये √3x लिखा है, पूरे पर अंडर रूट लगा है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 3 की घात 1/2 और लिखेंगे गुणे x की घात 1/2। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो चर है उसकी घात क्या आ गई, 1/2, अर्थात ये भिन्न के रूप में हो गई। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एक चर की घात जो बनेगी वो भिन्न के रूप में बनेगी, अतः यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई बीजीय व्यंजक लिखें, जैसे लिखते हैं 5x की घात 3 प्लस √5x² प्लस √5x² प्लस 3। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर लिखा है इस चर की घात कितनी है, 3, इस चर की घात कितनी है, 2। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं 5 की घात 1/2 गुणे x की घात पहले से 2 है और उसकी घात अंडर रूट लगे होने के कारण 1/2 फिर हो जाएगी, तो ये कट जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, x की घात कितनी आ जाएगी, केवल और केवल 1 बचेगी। अर्थात इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 5 की घात 1/2 और गुणे x की घात 1। तो अगर हम इस वाले पद को ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिला 5 की घात 1/2 गुणे x की घात 1। हमें यहाँ पर संख्या की घात पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल चर की घात पर ध्यान देना है। तो चर की घात कितनी आई, 1, जबकि यहाँ कितनी आई थी, 1/2। तो यह बहुपद नहीं था, लेकिन यहाँ पर घात क्या है, पूर्णांक बनी है, अतः हम कह सकते हैं यह एक बहुपद है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं बहुपद के पद। बहुपद में कितने पद होते हैं या बहुपद के कौन कौन से पद हैं। तो जैसे कि एक बहुपद मैंने लिखा है कि -x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x-2। अगर हम देखें तो यह एक बीजीय व्यंजक है और उसके बावजूद भी यह बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इस चर की घात 3 है, इस चर की घात 2 है, इस चर की घात 1 है। तो हमने देखा सभी चरों की घात क्या है, सभी चरों की घात धन पूर्णांक है, तो यह एक बहुपद कहलाएगा। तो हम बात करते हैं बहुपद के पद में। इस बहुपद में पहला पद कौन सा है, -x की घात 3, दूसरा पद कौन सा है, +4x², तीसरा पद कौन सा है, +7x, और चौथा पद क्या है, -2 है। उसी प्रकार अगर हम इस बहुपद में बात करें तो इस बहुपद का पहला पद कौन सा है, x3, दूसरा पद कौन सा है, +x² प्लस x3, अर्थात ये दूसरा पद दिया गया है। अगर हम आपसे पूछें कि इस वाले बहुपद में कितने पद हैं, तो एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, -7। तो कितने पद हुए जाकर के, 3 पद हुए जाकर के। अगर मैं बात करूं इस बहुपद में कितने पद हैं, तो 1 पद, 2, 3, 4 पद इसमें हैं। लेकिन अगर हम इसको ओपन करें तो इस पद के अंदर मुझे 2 पद मिलेंगे। कौन कौन से, हल करिएगा तो मिलेगा 3x² प्लस का 3x, एक तो ये मिलेगा और एक तो ये मिलेगा, अर्थात 3x² प्लस का और प्लस का 3x ये। तो ये दोनों के दोनों पद मिलेंगे इसमें। लेकिन इस बहुपद में पूछा जाए तो कितने हैं, तो 1, 2, 3 पद हैं। अगर इसको सरल करेंगे तो इसमें 2 पद और मिलेंगे। तो पदों की संख्या, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसमें भी समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस का 3 गुणे y गुणे z प्लस 5 गुणे -3 गुणे x गुणे y प्लस 5 गुणे x गुणे -y। हम समझते हैं इसमें कितने, ये भी एक बहुपद है और यह एक बीजीय व्यंजक भी है। तो समझते हैं इसमें कितने बहुपद हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो यह एक बहुपद, यह एक पद है 4x²। उसके बाद देखें तो यह एक पद है, कौन सा, प्लस का
3yz। जब किसी चर के बीच में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब किसी चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, जब किसी चर या अचर, चर चर या चर अचर, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। अर्थात गुणे का चिन्ह लगाओ या फिर ना लगाओ। तो यह एक पद हुआ जा करके। उसी प्रकार हम देखें तो यह एक पद हुआ जा करके। कैसे? देखो, हल करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस से जब करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और फिर लिखना चालू करें तो कितना आएगा? 5 तियां 15xy। तो हमें एक पद ये मिला, माइनस का 15xy। उसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो यहाँ पर प्लस और माइनस ये दोनों के दोनों गुणे में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5xy। तो एक पद ये है। अर्थात इस पूरे बीजीय व्यंजक में यहाँ से यहाँ तक कितने पद दिए हैं? 1 2 3 4 पद दिए हैं। आइए समझ लेते हैं अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद मतलब शून्य बहुपद। ये क्या होता है समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5, तो यह एक अचर बहुपद है। अचर मतलब नहीं बदलने वाला मान, अर्थात यह एक अचर बहुपद है। कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं बहुपद में चर होना जरूरी है, तो इसमें तो चर दिया नहीं, अर्थात हम कैसे कह सकते हैं यह एक बहुपद है। तो समझते हैं इसको। जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे x की घात 0। ये अभी भी 5 ही लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको याद रखना है कि जब भी किसी की घात 0 हो, जब भी किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात अच्छा कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे घातांक में आपने पढ़ा होगा कि x की घात 0 का मतलब हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि n माइनस n। मान लेते हैं x की घात कोई n थी, तो n माइनस n, और इसको क्या लिख सकते हैं? n x की पावर n बटे x की पावर n। तो ये जब कट जाए, इससे ये काट देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। x की घात 0, x की घात 0, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? x की घात 5 माइनस 5। अभी भी ये 0 है, ठीक है। x की घात 5 बटे x की घात 5, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आधार समान होता है और घातें भाग में लिखी होती हैं तो ये घातें आपस में घट जाती हैं, जैसा कि ऊपर लिख दिया है। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। अर्थात हम कह सकते हैं किसी की घात यदि 0 है तो हम उसका मान क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 था, 5 के गुणे में मैंने क्या लिख दिया? x की घात 0। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है। अगर 1 लिखा है तो मान तो 5 ही रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब चर आ गया है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बहुपद है। पर कौन सा बहुपद है? ये शून्य घात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके चर की घात कितनी है? 0 है। अतः मैं कह सकता हूँ यह एक प्रकार का अचर बहुपद है और उसकी घात कितनी है? 0 है। अतः मैं इसे दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ? यह शून्य बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे लिखा है माइनस का 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणा x की घात 0, अर्थात 3। अब यहाँ लिखा है x की घात 0, तो यहाँ पर मैंने देखा चर की घात कितनी है? 0। तो अतः यह बहुपद तो बन गया, लेकिन घात कितनी है? 0। अतः इस बहुपद को क्या कहेंगे? हम शून्य घात बहुपद कहेंगे। अर्थात ये शून्य बहुपद कहलाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं? ये अचर बहुपद है। अर्थात जब किसी कोई अचर संख्या लिखी है, अचर संख्या अर्थात 3 5 7 कोई भी संख्या लिखी है, तो वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।